जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे महिला पर्यवेक्षक के लिए, हम लोग आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको हमारी क्लास नंबर 2 पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित देखने को मिलेंगे। इसमें आज हम गर्भावस्था से संबंधित आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये हम जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हुए चलेंगे और साथ में मैं आपको 20 सेकेंड का समय भी देते हुए चलूँगी, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। आपको जो 20 सेकेंड का समय मिलेगा, उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आज की आपको कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं और कौन से क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं। साथ में आंसर्स भी देते हुए चलिएगा और आपको साथ में लास्ट में जब क्लास एंड हो तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो हमारी जो क्वेश्चंस की क्लास है वो स्टार्ट हो उससे पहले प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक हमारी क्लास पहुंच सके जिनको आज की क्लास की ज़रूरत है, जो भी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, और हमारी क्लास सब तक पहुंच सके। साथियों, साथ में ही हमारी जो क्लास चल रही है जिसमें मैम आपको सीडीपी के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हैं, मैं आपको महिला पर्यवेक्षक के लिए आपके पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो दोनों क्लासों को देखते हुए चलिएगा, शेयर ज़रूर करते हुए चलिएगा, ताकि आप तक आपकी क्लास जल्दी पहुंच सके। और साथ में ही पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारे क्लास स्टार्ट हो उससे पहले प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को। और हमारे जो क्वेश्चंस आपके हैं वो महिला पर्यवेक्षक के लिए मैं पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आपके लिए लेकर आई हूँ। और साथ में ही मैम आपको जो आपके वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए जो सीडीपी की क्लास है, बाल विकास की क्लास है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैम आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम बेस्ड ही आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके और अच्छे अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अभी अगर आपकी क्लास में कोई मिस्टेक होती है तो अपन उनको सही कर सकते हैं, मगर एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं कि वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को क्या कहा जाता है। जब वैज्ञानिक रूप से मतलब जो नॉर्मल प्रसव होता है उसमें जो विकसित भ्रूण हो जाता है, मतलब हाँ अब आपका जो भ्रूण है गर्भ में विकसित हो चुका है, उसकी जो डिलीवरी होती है उसे हम क्या कहते हैं। ओव्यूलेशन कहते हैं, गर्भपात कहते हैं, अंडा निक्षेपण कहते हैं, या प्रसव कहते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको केवल 20 सेकंड का समय दूंगी, बिल्कुल ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। केवल आपको कितनी सेकंड का समय मिलेगा, केवल आपको 20 सेकंड का ही समय मिलेगा। तो इसको भी आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए केवल 20 सेकंड का ही समय दूंगी मैं आपको, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं मिलेगा, और 20 सेकंड के अंदर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर्स दे सकें। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, बिल्कुल ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ओनली 20 सेकेंड का ही समय आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए आपका 20 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रसव। प्रसव कहा जाता है जब बच्चा जो आपका पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसकी जो डिलीवरी होती है, मतलब गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित, यानी 9 मंथ का बेबी जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसे प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रसव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचन नहीं होता तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है। अब बताइए इसका आंसर। आप आंसर क्या देंगे इसका? यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं होता, स्तनधारियों में जो अंडाणु निषेचित होने की प्रक्रिया है अगर वो निषेचित नहीं होता तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक कूप विकसित होना शुरू हो जाता, एस्ट्रोजन का स्रावन बढ़ जाता, प्रोजेस्टेरोन के स्रावन में तेजी से कमी आ जाती, या पीत पिंड विघटन हो जाता। चलिए अब इसका आपको आंसर देना है। लीजिए ये आपके 20 सेकंड का समय मैंने आपको दे दिया है। चलिए
इसमें जल्दी से आप इसे सॉल्व करिएगा। 20 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 20 सेकेंड्स में हमें इसे सॉल्व करते हुए चलना है। मैं एक बार और क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं होता तो इनमें से कौन सी घटना उसमें घटित होने की संभावना नहीं है। मतलब कौन सी घटना जो घटित नहीं होती। प्राथमिक कूप विकसित होना शुरू हो जाता, मतलब जो प्राथमिक कूप है वो विकसित होना शुरू हो जाता। एस्ट्रोजन का स्त्रावण बढ़ जाता। एस्ट्रोजन से स्त्रावण में तेजी से कमी आ जाती या पीठ पिंड विघटित हो जाता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। संभावना नहीं है, नहीं होने की बोला है, तो इनमें एस्ट्रोजन का स्त्राव बढ़ जाता। ऐसा नहीं होगा, एस्ट्रोजन का जो स्त्रावण है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो आपके हार्मोन्स होते हैं, ये आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये प्रसव को बढ़ाने के लिए होते हैं, ये भी आपको पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन का स्रावण नहीं बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। आपका बोला है कोलोस्ट्रम। अब क्या है कोलोस्ट्रम, क्या है। स्तनपान अवधि का दूध है, शुरुआती कुछ दिनों का दूध है, शुरुआती कुछ घंटों का दूध है या पहले दिन का दूध है। जब माँ प्रसव आपकी क्रिया पूर्ण होती है उसके बाद बच्चे को जब पहला दूध पिलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम माफ़ कीजिएगा कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया है ये कितने मतलब अवधि के लिए इतने जो दूध है इसको कोलोस्ट्रम कहा जाएगा। अब आपको ये बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए चलिएगा कि इसका आप आंसर क्या देते हुए चलेंगे। देखिए सबको आंसर देना है, सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे और आई होप सब लोग आंसर करते भी हैं, है ना। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो शुरुआती दिनों का जो दूध होता है माँ का, तो उनको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, है ना। ये क्या होता है, ये इसका विकास कब स्टार्ट हो जाता है कोलोस्ट्रम का, तो याद रखिएगा तीसरे मंथ के लास्ट से और चौथे मंथ के स्टार्टिंग से जो आपकी स्तन ग्रंथियाँ हैं उनमें इसका आपका धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये बनने लगता है और धीरे धीरे इसका जो विकास शुरू हो जाता है, जो आपकी स्तन ग्रंथियां हैं, कोशिका है, उनका विकास शुरू हो जाता है और कोलोस्ट्रम का विकास शुरू होने धीरे धीरे उनका आकार भी बढ़ने लगता है। और ये आपको देखने, तो कभी भी आपसे अगर मंथ पूछे तो मंथ उसको बताते हुए चलिएगा कि 3 से 4 तीसरे लास्ट मंथ या चौथे मंथ की स्टार्टिंग से इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में बार्थोलिन ग्रंथियों का स्थान होता है, जो मनुष्य होते हैं उनमें बार्थोलिन ग्रंथि का विकास माफ़ कीजिएगा स्थान कहाँ पर होता है। फेलोवियन ट्यूब के दोनों ओर होता है, लिंग के दोनों ओर होता है, या आपका शुक्रवाहिका के दोनों ओर होता है, या योनि के दोनों ओर होता है। अब आपको इसका आंसर देना है। चलिए अब इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये आपके 20 सेकेंड्स आपके लिए मिलते हैं। देखिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलना है कि मनुष्य में बार्थोलिन ग्रंथियाँ का स्थान होता है। अब इसका आपको आंसर देना है। बार्थोलिन जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका फेलोवियन ट्यूब के दोनों ओर होता है, लिंग के दोनों ओर होता है, शुक्र वाहिकाओं के दोनों ओर होता है, या योनि के दोनों ओर होता है। अब इसका आप आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा योनि के दोनों ओर होता है। जो योनि द्वार होता है उसके दोनों ओर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये आपको याद रखते हुए चलना है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, बार्थोलिन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती है वो योनि के दोनों ओर पाई जाती हैं। चलिए अब आपको जल्दी से एक बार, अगर आपने शेयर नहीं की क्लास को तो प्लीज़ शेयर कर दें क्लास को, और सब तक ये क्लास पहुंच सके इसलिए प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि कोलोस्ट्रम में क्या होता है। अब आपको ये पता, अभी हमने क्या देखा था कि जो आपका कोलोस्ट्रम जो होता है वो आपका शुरुआती दिनों का दूध होता है ना। अब आपको ये पूछा गया है शुरुआती दिनों का, अब ये पूछता है इसमें क्या होता है। 4 एंटीबॉडीज़ होती हैं, 2 एंटीबॉडीज़ होती हैं, कई एंटीबॉडीज़ होती हैं, केवल 1 एंटीबॉडीज़ होती है। अब आपको इसका आंसर देना है।
देखिए सब आंसर दीजिएगा, ताकि देखिए इस क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाकर लेकर आई हूँ मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें। एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में आपको क्वेश्चंस आपको अच्छे मतलब पूरे आपके थ्योरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी होगी, अगर क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन से ही आपकी आधी थ्योरी कंप्लीट होती हुई चलेगी। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कई एंटीबॉडीज़ होती हैं। देखिए तभी तो कहते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा और उसकी प्रतिरक्षा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूती देने के लिए हमें क्या पिलाना चाहिए, जो कोलेस्ट्रम हो उसे पिलाना चाहिए। ये कई एंटीबॉडीज़ से इसमें कई एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चों को लड़ने की, उनमें जो बीमारियों को दूर करने की जो क्षमता होती है वो मिलती है। इसलिए और हमें दूध कब तक हमें जो है बच्चों को दूध कब तक रेगुलर पिलाना चाहिए, तो 6 मंथ तक बच्चों को पिलाना चाहिए। ये बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 6 मंथ तक बच्चे को हमें क्या पिलाना चाहिए, दूध। फिर इसके बाद अगर 6 मंथ के बाद बच्चा दूध पीना छोड़ भी देता है तो फिर इसके बाद धीरे धीरे उसको बाहर का खाना स्टार्ट करवा देते, मतलब जैसे आपको मोटे अनाज है इनको सेक कर इनका पाउडर बनाकर और फिर इसके बाद बच्चों को दूध में घोलकर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इनको पिलाना रहता है। जैसे बाज़ार में भी बहुत सारी आपको बच्चों को दूध में मिलाकर पिलाने वाली कितने सारे अलग अलग पाउडर्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कई बार जो हमारे अनाज होते हैं यानी दालें वगैरह होती हैं, इनको उबाल कर इनका दाल बच्चों को इनका जो पानी होता है दालों का, है ना, तो ये बच्चों को पिलाया जाता है। चावल बिल्कुल पीस कर बारीक उनको सेक कर और फिर इसके बाद उसको थोड़ा सा उबाल कर फिर बच्चों को लिक्विड फॉर्म में पिलाया जाता है ठंडा करके। तो ये बच्चों के धीरे धीरे हम क्या करते हैं 6 मंथ के बाद उनको पोषण आहार देने लगते हैं। तो इसलिए अगर बच्चों को दूध की मात्रा भी कम, माँ के दूध की मात्रा कम भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर 6 मंथ से पहले पहले बच्चों को क्योंकि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, उतना वो विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए उसे क्या देना पड़ता है, माँ का दूध ही देना पड़ता है, जो बच्चे के शरीर के लिए अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसमें, और साथ में वो आराम से पच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है कि ग्राफियन आपका फॉलिकल अंडोत्सर्जन के बाद इस स्थिति में वापस आ जाता है। बताइए अब मुझे कि जो आपका ग्राफियन फॉलिकल जो अंडोत्सर्ग के बाद इस स्थिति में वापस आ जाता है, कौन सी स्थिति में वापस आ जाता है, कार्पस एल्बिकेस की स्थिति में आ जाता है, कार्पस एट्रेसियाक में आ जाता है, कार्पस कैलोसम में आ जाता है, या कार्पस ल्यूटियम में आ जाता है। अब इसका आंसर आपको देना है। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ये लीजिए आपके 20 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, केवल मात्र 20 सेकंड्स ही दे रही हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे रही हूँ आपको, ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो, मगर 20 सेकंड इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा सोच सकें उस क्वेश्चन के बारे में, उसको रीड कर सकें, देन उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकें, इसलिए आपको 20 सेकेंड्स इसके लिए दिए जा रहे हैं, है ना। अब देखिए जल्दी से देखिए 20 सेकेंड्स बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और ये आपके ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आप सबने आंसर कमेंट कर दिया होगा। देन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्पस लुटियन में वापस आ जाते हैं। याद रखिएगा कि ग्राफियन जो फेलिकल अंडोत्सर्जन के बाद क्या होता है, वापस कहाँ आ जाता है, कार्पस आपका लुटियम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब देखिए अजन्मे बच्चे का लिंग गर्भ अवस्था के दौरान आकार देता है। अब आपको इसके बारे में बताना है। विभाजन की शुरुआत, आरोपण, नर युग्मक द्वारा निषेचित, मादा युग्मक द्वारा निषेचित। अब इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो टाइम ले लीजिएगा, देन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। क्या पूछा है, जो अजन्मे बच्चे का लिंग गर्भ अवस्था के दौरान आकार देता है। जो अजन्म मतलब इस शिशु ही रूप में, भ्रूण रूप में जो आपके गर्भ में स्थित है बच्चा, वो उसके बारे में पूछा है कि वो विभाजन की शुरुआत देता है, आरोपण देता है, नर युग्मक निषेचित देता है, या मादा युग्मक द्वारा निषेचन। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर युग्मक द्वारा निषेचन। अब देखिए लिंग किस पे निर्भर करता है, जो आपका नर युग्म होता है इसके द्वारा अगर जो आपके शुक्राणु जाते हैं, अगर वो एक्स शुक्राणु गया है तो अगर, क्योंकि देखिए महिला का जो शुक्राणु होते हैं, महिला के जो अंडाणु में जो आपका हम बोल सकते हैं जो डीएनए होता है, मतलब उसमें जो भ्रूण विकसित करने के लिए आपका जो उसके अंदर जो
हम बोल सकते हैं लिक्विड होता है वो XX होता है, लिंग जो होता है वो XS होता है। मगर लड़की मतलब जो मेल होते हैं, मतलब जो नर होते हैं, उनके XY शुक्राणु जाते हैं। अगर X शुक्राणु द्वारा निषेचित हुआ अंडा तो वो कैसा होता है, गर्ल होता है, और अगर Y शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है आपका अंडाणु तो वो बॉय होता है। ये आपको याद रखना है। तो वो किस पर निर्भर करता है, आपका नर युग्मक द्वारा निषेचन पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान ये पूछा है आपसे कब शुरू होता है। गर्भावस्था के दौरान, पहली तिमाही के अंत में, प्रसव से पहले या गर्भावस्था के अंत में। अब आपको इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर सबको ही लगाते हुए चलना है, सब इसका आंसर भी देते हुए चलेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाने वाले हैं कि स्तनपान कब शुरू होता है। स्तनपान क्या गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है, पहली तिमाही के अंत में शुरू होता है, प्रसव से पहले ही शुरू हो जाता है स्तनपान, या गर्भावस्था के बाद में। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। देखिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है, टाइम भी आपका ऑफ हो चुका है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गर्भ अवस्था के अंत में। क्यों? देखिए जब तक बच्चा जब तक प्रसव नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा, तो आप स्तनपान कैसे शुरू कर सकते हैं। स्तनपान कब शुरू होगा, तो स्तनपान आपका शुरू होगा गर्भ अवस्था के अंत में, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा इसके बाद। चलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर सब लोगों ने सही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसे सॉल्व करिएगा कि आप इसे। सबसे पहले कि निषेचन के कितने दिनों बाद आरोपण होता है। अब बताइए अंडे का निषेचित अंडा जो होता है वो कितने दिनों बाद आपके फेलोपियन ट्यूब में आरोपण होता है। 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन या 5 दिन। चलिए अब इसका आंसर लगाइएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। आपको इसका आंसर देना है कि जो आपका अंडा है वो निषेचन के कितने दिन बाद आरोपण होता है। 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन या 5 दिन। अब इसका आंसर लगाइएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। आई होप आप लोग सभी लोग सही आंसर ही लगाएंगे। सबको ही सही आंसर लगाते हुए भी चलना है, और थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें आंसर सही देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 दिन के अंदर वो क्या हो जाता है, आरोहण हो जाता है। निषेचित अंडा जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में कितने दिन में आरोहण हो जाता है, आपके 7 दिन में आरोहण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में पानी टूटने पर ये संरचना टूट जाती है। अब बताइए पानी जो होता है उसके टूटने पर ये संरचना नाल टूट जाती है, जमनियोटिक द्रव हो जाता है, कोरियोनिक थैली, आपका एमनियोकोरियोनिक थैली। अब इसका आपको आंसर देना है, क्या टूट जाता है। अगर पानी आपका टूट जाता है तो मतलब कम हो जाता है, मतलब ये है आपसे पूछा गया है कम हो जाता है। जल्दी से अब इसका आंसर दीजिएगा। नाल, एमनियोटिक द्रव, कोरियोनिक थैली या एमनियोकोरियोनिक थैली। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। सबको ही आंसर करते हुए चलना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। चलिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एमनियोटिक जो द्रव हो जाता है वो कम हो जाता है। ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि शुक्राणु लाइसीन स्तनधारियों में शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित एंजाइमेटिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब आपको ये बताना है कि शुक्राणु लाइसिन जो होता है वो स्तनधारियों में शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित एंजाइमेटिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब ये आपको बताना है इनमें से उसका नाम क्या है। कार्योनोगेमोन या आपका हाइलुरोनिक एसिड है, या एंड्रोगेमेनोन है, या आपका हाइलुरोनिडेस है। अब इसका आपको आंसर देना। चलिए आंसर दीजिएगा। इसका आपको आंसर जल्दी जल्दी लगाते हुए चलना है कि आपके शुक्राणु जो लाइसिन है वो क्या है, स्तनधारियों द्वारा शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित एंजाइमेटिक पदार्थ कौन सा है, एंजाइमेटिक। आपको देखो इसका नाम भी याद रखते हुए चलना है। आप अगर आपसे पूछ ले कि स्तनधारियों में जो शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित जो एंजाइमेटिक पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है, तो लाइसिन होता है। ये भी देखते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर जो है उसे लगाते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हाइलुरोनिक डेज होता है। क्या होता है, हाइलुरोनिडेज होता है। ये आपको नाम इसका याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
पे चलते हैं कि निषेचन के बिना अंडे के विकास को क्या कहा जाता है। अब आपको इसका आंसर देना है। अगर कोई अंडा निषेचित नहीं हुआ है उसके बाद का जो विकास है उसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है कि निषेच जनक जो अंडाणु होता है वो कहा जाता है मेटोजेनेसिस कहा जाता है, युग्म जनन कहा जाता है, या अंड जनन कहा जाता है। अनिषेच जनन कहा जाता है, मतलब जो अंडा निषेचित नहीं हुआ है वो कहेंगे, मेटाजेनेसिस कहेंगे, युग्म जनन कहेंगे, या अंड जनन कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिषेच जनन। क्या कहेंगे? निषेक जनन कहेंगे, मतलब जो अभी जिसमें निषेचन ही नहीं हुआ है मगर फिर भी उस अंडे का विकास होता हुआ जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन कहेंगे। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको याद रखते हुए चलना है, अच्छे से याद रखते हुए देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के अंडाणुओं में प्रवेश करने के बाद आगे के शुक्राणुओं के प्रवेश को किसके द्वारा रोक दिया जाता है। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जर्दी का संघनन, जिलेटिन झिल्ली का विकास, निषेचन झिल्ली का निर्माण, या वर्णक आपका आवरण का विकास। चलिए साहब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने। इसका चलिए से आंसर करिएगा। आप आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्या होता है, जब शुक्राणु ढेर सारे आते हैं और अंडाणु आपका एक होता है और उन्हीं में से एक शुक्राणु द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? आपका निषेचित कर दिया जाता है। मगर निषेचन के बाद वो जगह तो खुल जाती होगी ना, क्योंकि शुक्राणु उस जगह से अंदर जाता है, प्रवेश करता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए आपका अंडाणु है और ये आपका रेड कलर का एक शुक्राणु आ रहा है। अब ये शुक्राणु इस अंडाणु को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। जब इस शुक्राणु को ये निषेचित करेगा तो यहाँ से ये आपका अंदर गया और इसका जो डीएनए है वो अंदर पहुंच गया और बाकी जो मटेरियल है वो आपका बाहर रह गया। अब ये बताइए आप, तो ये बंद तो हुआ ही नहीं, ये तो खुला था। अपन को इसे बंद करना है तो कैसे करेंगे इसे बंद? तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी एक झिल्ली का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी है कि निषेचन झिल्ली का निर्माण हो जाता है। फिर जो आपका अंडाणु है और इसके अंदर जो आपका मटेरियल था शुक्राणु, ये अंदर आ चुका है। फिर इसके बाद जो जहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे जो अन्य शुक्राणु है वो क्या होते हैं? इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। जो आपका शुक्राणु जिसको प्रवेश करना था वो अंदर प्रवेश कर जाता है। और शुक्राणु भी जैसे आपने देखा ही होगा इस तरीके का रहता है और इसमें अंदर इस तरीके का एक मटेरियल भरा होता है, बस यही इसके अंदर जाता है, इसके अलावा ये पूरा इसके अंदर नहीं जाता। मतलब उसका डीएनए जो होता है वो अंदर चला जाता है, बाकी क्या हो जाता है, ये इसकी कोशिका जो होती है फिर धीरे धीरे ये विकसित होने लगता है, इसका विकास होने लगता है धीरे धीरे। कभी कभी ये अंडा क्या होता है आपका, दो पार्ट्स में इसके जो अंदर का मटेरियल होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर इससे दो भ्रूणों का निर्माण होने लगता है, जिसे हम जुड़वा बोलते हैं। मगर अगर एक ही आपके पदार्थ से, आपके लिक्विड पदार्थ से अगर दो भ्रूण बन रहे हैं तो वो आपके सेम होंगे, या तो वोय होंगे या तो गल होंगे, है ना। ये भी आपको दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि निषेचन की प्रक्रिया में ये सत्य है। अब आपको ये बताना है निषेचन की प्रक्रिया में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। शुक्राणु का प्रवेश अंडे को अर्धसूत्री विभाजन पूरा करने के लिए सक्रिय करता है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, क्या उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है? केवल एक शुक्राणु अंडे तक पहुंचता है और उसमें प्रवेश करता है। हाँ ये तो सही है, मगर वो केवल एक ही शुक्राणु अंडे तक पहुंच रहा है ऐसा नहीं है। शुक्राणु तो बहुत सारे पहुंचते हैं, मगर निषेचित एक ही शुक्राणु कर पाता है। केवल शुक्राणु का एक्रोसोम अंडे में प्रवेश करता है। हाँ सही है, शुक्राणु का केवल एक्रोसोम ही प्रवेश करता है, ऐसा है। दो अगुणित नाभिक संलयन होते हैं और तुरंत विभाजित होकर दो नाभिक बनाते हैं जो पुनः अगुणित होते हैं। अब आपको इसमें से आंसर करना है कौन सा आंसर सही है। मैंने क्वेश्चंस आपको रीड कर दिए हैं, ऑप्शंस भी अच्छे से रीड कर दिए हैं। अब जल्दी से 20 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या देंगे। जल्दी आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने लायक क्वेश्चंस हैं। आप इनके अच्छे से आंसर करते हुए चलेंगे। सब लोग फटाफट आंसर करते हैं ताकि आपके आंसर सब तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं।
देखिए अब आपका टाइम भी ख़त्म हो गया। तो इस जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या बोला कि शुक्राणु का प्रवेश अंडे को अर्धसूत्री विभाजन पूरा करने के लिए सक्रिय करता है। अब जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, यानी ये शुक्राणु है, ये अंडाणु में प्रवेश कर गया है, अब ये क्या करने लगेगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लगे थे केवल, तो केवल केवल नहीं होता है, जहाँ पे भी केवल लगा होता है तो वो ऑप्शन आपका गलत ही होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया एक साथ होती हैं, केवल एक प्रक्रिया एक साथ नहीं चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरगोशों, मनुष्यों और उन अन्य अपरा जो स्तनधारियों में निषेचन होता है। जो अपरा स्तनधारी होते हैं उनमें निषेचन कैसा होता है? योनि में, अंडाशय में, फेलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में? अब आपको इसका आंसर देना। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन तो इजी भी है और अच्छा भी है। कभी कभी इजी क्वेश्चन ही हम गलत कर देते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ जाते हैं, मगर हमसे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। चलिए इसमें आंसर्स लगाइएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे। सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर्स देते हुए भी चलेंगे, सबको ही आंसर करना। देखिए आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, फेलोपियन ट्यूब में। आपको भी पता है ये आपका क्या होता है, ये गर्भा से होता है इस तरीके का, और इसमें यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, अंडे निषेचित। क्योंकि अगर आपका योनि मार्ग जो रहता है, आपका जो योनि मार्ग होता है आपका, ये जिससे ये रहा, और योनि मार्ग है ये आपकी यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है जिसमें अंडाणु होता है, और अंडाणु शुक्राणु यहाँ जाते हैं और शुक्राणु यहाँ पे जाकर निषेचित होते हैं। मतलब फेलोपियन ट्यूब में ही जाकर आपका जो अंडाणु होता है वो निषेचित होता है। यानी इसलिए कहाँ पर निषेचित हो रहा है ये, तो आपका निषेचन की क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है, तो निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में पूर्ण होती है। तो फेलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग कि मादा स्तनधारियों में जो आपकी बार्थोलिन ग्रंथियाँ मुंह में खुलती हैं। किसके मुंह में खुलती हैं आपको ये बताना। अभी बार्थोलिन ग्रंथि से थोड़ा एक क्वेश्चन बहुत पहले भी आया था, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे दोगे। फेलोपियन ट्यूब और एक स्राव जारी करता है जो शुक्राणुओं को गतिशील बनाता है। गर्भावस्था और बच्चों के जन्म के दौरान एक चिकनाई पदार्थ जारी करता है। योनि द्वार में प्रवेश कर योनि में चिकनाई युक्त तरल पदार्थ छोड़ता है। मूत्राशय और मूत्र के निवास में सहायता करता है। अब इसका आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। जल्दी से आप इसका आंसर लगा दीजिएगा कि आपका इसका आंसर आप क्या लगाएं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा कि मादा स्तनधारियों में आपकी बार्थोलिन ग्रंथि मुंह में खुलती हैं। किसके मुंह में? तो याद रखना मादा में होती हैं आपकी बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं, जो कहाँ पर होती हैं, आपके योनि द्वार पर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? जो योनि द्वार पर होती हैं। चलिए अब आंसर दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ पर होती हैं? योनि द्वार पर होती हैं। और ये क्या करती हैं? निषेचन के समय आपकी योनि द्वार को घर्षण से बचाती हैं ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, और बाहर से आने वाले जो आपके संक्रमणकारी जो मान लो कोई भी वायरस वगैरह कुछ भी आता है तो उसको भी ये मारने में मदद करता है। ये एक तरल पदार्थ की स्त्रावन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि ये एक छोटी कोशिका है जो परिपक्वता के दौरान पशु अंडे से अलग हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। प्राथमिक ओगोनिया, द्वितीय ओगोनिया, प्राथमिक शुक्राणुजन या ध्रुवीय निकाय? चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलना है और ये आंसर आपको जल्दी से करना है। देखिए इसका आंसर करिएगा। क्या बोला उसने कि एक आपका ये एक छोटी कोशिका है जो परिपक्वता के दौरान पशु अंडे से अलग हो जाती है। किससे? पशु अंडे से अलग हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक उगोनिया, द्वितीय उगोनिया, प्राथमिक शुक्राणु या द्वितीय शुक्राणु? चलिए आंसर दीजिएगा। टाइम भी आपका ख़त्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्रुवीय निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय निकाय कहा जाता है। यानी ये एक कैसा अंडा होता है? पोलर आपका एग होता है। ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्खलिन शुक्राणुओं के लिए पोषण माध्यम किसके द्वारा दिया जाता है? अब आपको जो आपका स्खलिन जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण किसके, फैलोपियन ट्यूब देता है, गर्भा से अस्तर देता है, वीर्य देता है, या योनि द्रव्य देता है? चलिए, मतलब उनको शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, ये पूछा गया। चलिए इसका आंसर आप दे दीजिएगा। शुक्राणुओं को पोषण कैसे मिलता है ये पूछा गया है, इसका आंसर आपको लगाते हुए चलना है। चलिए आंसर लगा दीजिए, इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। 20 सेकेंड का समय है आपके पास। 20 सेकेंड के समय में हमें जल्दी से क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीर्य। वीर्य जो होता है वो शुक्राणु, उसमें वीर्य में क्या होता है, आपका पोषण तत्व होता है, फ्रक्टोज होता है, जो आपके शुक्राणुओं को क्या करता है, एनर्जी देता है ताकि वो आपके अंडाणु तक पहुंच सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब आपको बताइए शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने में किससे मदद मिलती है? निषेचित झिल्ली से, एंटी फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके द्वारा, शुक्राणु लाइसिन द्वारा, या उर्वरक द्वारा? जल्दी से अब इसका आंसर दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या देंगे? जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलना है हमको। चलिए सर, निषेचित झिल्ली द्वारा, एंटी फर्टिलिजन द्वारा, या शुक्राणु लाइसिन द्वारा, या उर्वरक द्वारा? पूछा गया है शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने में मदद करता है। देखिए मदद वीर्य करता है और उसमें पोषण कौन दे रहा है? आपको वीर्य दे रहा है, मगर मदद कौन कर रहा है वहाँ तक पहुँचने में? तो मदद आपका कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्राणु लाइसिन करता है। कौन करता है? शुक्राणु लाइसिन। देखिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था शुक्राणु लाइसिन का, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये शुक्राणु लाइसिन था, ये स्तनधारियों में ही पाया जाता है और ये क्या करता है, एक उत्पादित एंजाइम पदार्थ है जिसके रूप में, इसे किस रूप में जाना जा रहा था? आपका हाइलुरोनिक डेज जो था, हाइलुरोनिक डेज है उसके रूप में जाना जा रहा था। और ये क्या करता है, ये आपका शुक्राणुओं को क्या करता है, मतलब शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने में भी मदद करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पुरुष में शुक्राणु स्खलन के बाद लगभग 1000 सेंटीग्रेड की दर से चलते हैं। अब आपको बताना है 2 से 1 इंच, 2 से 4 इंच, 2 से 4 मिली इंच मिनट, या इस टाइप से मिनट गया, 2 से 4 सेंटी मिनट चलते हैं, या 2 से 4 फीट मिनट चलते हैं। अब आपको इसका आंसर देना है। लीजिए इसका टाइम आपको दे देती हूँ मैं। लीजिए ये आपका टाइम। चलिए इसे इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या पूछा गया है कि 20 जो आप क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक पुरुष में शुक्राणु स्खलन के बाद, मतलब जब शुक्राणु का आपका निषेचन के दौरान शुक्राणु जब रिलीज होते हैं, उसमें जो शुक्राणु के लगभग 1000 डिग्री की दर से, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की जो दर से चलते हैं, मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वो आगे चलते हैं, तो उसमें वो कितने आगे किस तरीके से चलते हैं? तो एक शुक्राणु जो होता है वो 2 से 4 मिली मिनट चलते हैं, मतलब 1 मिनट में 2 से 4 मिली मिनट आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से आपसे पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताते हुए चलिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे आपके नए क्वेश्चंस के साथ। एक बार जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ क्लास को देखना ना भूलें। डेली आपके लिए क्लास आती है, CDP की भी क्लास आती है जो वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए मेंस के लिए चल रही है। साथ में मैं महिला पर्यवेक्षक के लिए आपके लिए पोषण एवं आहार से संबंधित क्लास लेके आती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।